गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास विज्ञान विषय में पाठ 9 पढ़ रहे थे बच्चों हम लोग मृदा। और मृदा में भी हमने मिट्टी के प्रकार पढ़ लिए थे। अब हम लोग मृदा के गुण पढ़ रहे थे, तो चलो मृदा का अगला गुण पढ़ते हैं। मृदा में नमी। मृदा में नमी, नमी का मतलब जो गीलापन होता है या जो पानी की मात्रा होती है उससे है। क्या आप कभी ग्रीष्म काल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर गुजरे हैं? संभवतः आपने देखा होगा कि ज़मीन के ऊपर की वायु कंपदीप्त हो रही है, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है जैसे आग की अलाव से उठती है। मतलब लपटें उठती है ना, जब जैसे आग के ऊपर से वायु गर्म होती है तो किस तरह से ऐसे लगता है कि वायु जो है वो कंपन करती हुई ऊपर उठ रही है, लहरें दिखती है, तरंगें दिखती है। उसी तरह से अगर हम लोग गर्मी में देखेंगे, बहुत गर्म दिन हो और किसी खेत या खुले मैदान से जब गुजरेंगे तो वहाँ देखेंगे हम लोग कि किस तरह से गर्म वायु के अलाव ऊपर उठते हैं, जैसे आग के अलाव से उठती है। ऐसा क्यों होता है? इस क्रियाकलाप द्वारा हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। देखिए क्रियाकलाप 9.5। एक क्वथन नली लीजिए। क्वथन नली वो होती है जिसमें किसी भी चीज़ को हम गर्म कर सकते हैं। एक क्वथन नली लीजिए, इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए, इसे कुछ समय तक किसी लौ पर गर्म कीजिए। देखो बेटा, ये नीचे चित्र में क्वथन नली ले रखी है, इसमें 2 चम्मच मिट्टी डालकर इसको गर्म करना है आपको। और क्वथन नली का परीक्षण कीजिए, चित्र 9.6। आप आइए हम देखते हैं कि गर्म करने पर क्या होता है। देखो आप, क्वथन नली की सतह पर जल की कुछ बूंदें आ जाएंगी और ये मृदा का नमूना ले रखा है, बर्नर की सहायता से गर्म कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। मृदा में से नमी हटाना। और आपको पता है जब किसी भी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो वाष्पीकृत होकर बाहर निकल जाती है और वो चीज़ सूख जाती है। तो इसी प्रकार मृदा की जो नमी है उसको हटा रहे हैं हम लोग गर्म करके, ताकि उसमें जो पानी है वो जलवाष्प बन करके क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। क्या आपको कहीं जल की बूंदें दिखाई देंगी? बिल्कुल, ठीक है। यदि हाँ तो किस स्थान पर? गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और क्वथन नली के ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी सतह पर संघनित हो जाता है। जहाँ से क्वथन नली ठंडी है ना, वहाँ पर ये जलवाष्प टकराते ही वापस संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाएगी। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंपदीप्त प्रतीत होती है। समझ गए आप कि गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण गर्म होती है मिट्टी, जैसे अभी हमने गर्म की, तो मृदा के अंदर जो नमी है या जल है वो वाष्प बनकर ऊपर उठता है। जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। सघन इसलिए गहरी हो जाती है क्योंकि जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है उसके अंदर। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन में, जो सूर्य की प्रकाश की किरणें धरती पर पहुंची हैं और वापस टकरा कर लौटेंगे, उस परावर्तन में क्या होता है, परावर्तन के कारण बार बार परावर्तित होती है वो सघन परतों से, जब अलग अलग घनत्व वाली परतों से गुजरती है तो, और उसी परावर्तन के कारण जो है वो बार बार अनेकों चित्र बनते हैं हमारी आंख पर, और ये वायु जो है वो कंपदीप्त यानी कंपन, हिलती हुई या कंपन करती हुई अलाव के जैसे ऊपर उठती हुई नजर आएगी हमको। मृदा को गर्म करने के बाद इसे क्वथन नली से बाहर निकाल लें। इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया है। दोनों के बीच अंतर को नोट करें। देखो, जिस मृदा को आपने गर्म किया है वो सूखी और भुरभुरी होगी, जबकि दूसरी मृदा जिसे गर्म नहीं किया गया है वो नम होगी, थोड़ा गीलापन होगा उसमें। अब अगला जो गुण है वो है मृदा द्वारा जल का अवशोषण। क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है? नहीं, मैंने आपको बताया था कि बलुआ मिट्टी है उसके अंदर जल धारण करने की क्षमता कम होती है, उसके कण मोटे होते हैं, उसके बीच में अधिक खालिस्तान या स्पेस होता है तो अंदर चला जाता है जल, जबकि दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी अच्छी जल धारण करने वाली क्षमताएँ रखती हैं। तो आइए ये जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं कि क्या सभी मृदाएं जो है वो समान मात्रा में जल जो है अवशोषित करती हैं। क्रियाकलाप 9.6 है ये आपका। प्लास्टिक की एक कीप लीजिए। प्लास्टिक का एक कीमा लेना है आपको। फिल्टर पत्र अथवा समाचार पत्र के कागज का एक टुकड़ा भी लेना है, लेकर उसे मोड़कर चित्र 9.7 के अनुसार कीप में लगा दीजिए। किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तोलकर उसे कीप में लगाए फिल्टर पत्र में डालना है आपको। कीप ली, फिर कागज का टुकड़ा या फिल्टर पत्र जो है वो अखबार का टुकड़ा या फिल्टर पत्र कीप में लगा दिया और उसमें 50 ग्राम मिट्टी तोलकर डालनी है। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालिए। ठीक है, मापन सिलेंडर में ले सकते हो या कोई भी बीकर या मग्गा हो उसमें जल ले सकते हो और बूंद बूंद करके डालो कि कितना जल अवशोषित हो गया उस मृदा में 50 ग्राम मिट्टी में आपका।
या फिर आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं। दवाइयाँ देते हैं बच्चों को ड्रॉपर की सहायता से, देखते हैं ना आप ml में नाप लिखी होती है उस पर, तो उसका उपयोग भी कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पर न गिराकर उसे पूरी मृदा पर डालिए, यानी पूरी मिट्टी गीली होनी चाहिए। जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक वह रिसकर कीप से नीचे गिरना आरंभ नहीं कर दे। अगर कीप से जल निकलने लगे निचले भाग से, इसका मतलब अब मिट्टी जो है वो और अधिक जल अवशोषित नहीं कर सकती है, तब तक आपको डाले रखना है जल, ठीक है, डालते रहना है। मापन सिलेंडर में बचे जल को मापकर उसे आरंभिक माप में से घटा लें। अब मान लीजिए आपने बीकर में 50 ml जल लिया और 25 ही लगा, तो 25 बच गया ना, तो आपको पता होना चाहिए कितना बच गया और कितना लग गया, जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। अपने परिणामों को नोटबुक में नोट कीजिए। अब देखिए आप, ये ड्रॉपर की सहायता से हमने कीप ऐसे बनाई, ऐसे मिट्टी डाली उसमें और हम लोग पानी डालते चले जाएंगे, ठीक है। मृदा का द्रव्यमान कितना था बच्चों, 50 ग्राम ली थी हमने। अब मापन सिलेंडर में सिलेंडर जो था उसमें जल का आरंभिक आयतन UML में, जितना भी लिया ना आपने उसको ml में, मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन BML। मान लीजिए जो शुरू में लिया वो 50 ml था, UML हो गया 50 ml, और फिर उसके बाद 25 ml बचा है तो VML कितना हो गया 25 ml। मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन U-V हो जाएगा। मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान U-V, ठीक है, ग्राम में। अगर अब देखिए 1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है, चाहे 1 ml हो या उसको 1 ग्राम कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1 ml जल का द्रव्यमान जो है वो 1 ग्राम के बराबर होता है। तो अवशोषित जल का प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे, इस सूत्र के द्वारा निकालेंगे। ये आपको जो है वो करना है कॉपी में भी, कि किसी भी मृदा द्वारा अवशोषित जल का प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। तो V - U, ये V - U क्या है, अवशोषित जल का द्रव्यमान है, आपको पता है, ठीक है। और नीचे क्या है, जो मृदा ली थी हमने, मृदा का द्रव्यमान 50 ग्राम गुणा 100, ठीक है, ये सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा आप क्या कर सकते हो, अवशोषित जल का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के साथ दोहराइए। क्या आपको सभी नमूनों के लिए समान परिणाम प्राप्त होते हैं? परिणामों पर अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे अधिक है? किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे कम है? बूझो ने अपने पड़ोसी से सुना कि वर्षा के 8-10 दिन बाद तालाब अथवा कुएं में जल का स्तर बढ़ जाता है। किस प्रकार की मृदा में जल सबसे कम समय में और सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्रावित होकर कुएं तक पहुंचेगा? किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है और किस प्रकार की मृदा सबसे कम करती है? क्या आप कोई और विधि बता सकते हैं जिससे अधिक वर्षा जल अंतःस्रावित होकर भौम जल, यानी भूमि के अंतःस्तर में जो जल है भौम जल तक पहुंच जाए, वहां तक पहुंच जाए? तो यहाँ से आज आपको जो है वो क्या करना है, मृदा के दोनों गुण करने हैं, कि मृदा द्वारा जल अवशोषण, और ये करना है मृदा में नमी की मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब मृदा द्वारा अवशोषित किए गए जल की मात्रा, अवशोषित जल का प्रतिशत हम लोग ज्ञात करेंगे सूत्र से V - U/50 × 100। आपको कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर के, जैसे मैंने यहाँ 50 ग्राम ली है तो जल का आयतन रख लीजिए आप, कोई भी जैसे 20 ml रख लीजिए, 40 ml रख लीजिए, और उससे इस सूत्र से हल करने का प्रयास करना उसको। ये दोनों चीज़ें आपको करनी हैं कॉपी में आज होमवर्क के तौर पर। ओके स्टूडेंट्स।